जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण चैप्टर को। ये लेक्चर नंबर 3 नहीं 4 हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 10th का है, ये अध्याय नंबर 2 है। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। मैंने व्हाट्सएप में एक चैनल बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहीं पे पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। क्रियाकलाप के द्वारा इस चैप्टर को समझेंगे। चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा मैं अंत में सारे क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। इसी के अंदर आता है जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। एक क्रियाकलाप के माध्यम से चलिए हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। चलिए क्रियाकलाप करते हैं। ये जो आपको बीकर दिख रहा है, ये जो है अल्कोहल का विलयन है। अल्कोहल का विलयन का मतलब है कि सबसे पहले इसमें पानी है, ठीक है। इसी के अंदर अल्कोहल मिला दिया जाता है तो वो हो जाता है अल्कोहल का विलयन, ठीक है। ये जो दो को दिया गया है, ये कील है जो कि एक दूसरे से फर्क में है, अलग अलग है, विलयन में डूबा हुआ है। ये जो आपको दिया गया है, ये रबर का कॉर्क है, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग दोनों कील को गाड़ दिए हैं। यहाँ पे ये जो है, ये स्विच है, ये अभी निकला हुआ है यानी ऑफ है। जब इसको ऐसे करके डाल देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये बल्ब है, ये 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। हम लोग 3 विलयन को इस बीकर में डालेंगे और चेक करेंगे कि किस स्थिति में बल्ब जलता है और क्यों जलता है। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल को देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्लूकोज का विलयन को, उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यानी HCl विलयन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सजाते हैं इसे और अल्कोहल विलयन को चेक करते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है। स्विच भी ऑन कर दिए तो भी बल्ब नहीं जल रहा है। अब हम लोग देखेंगे ग्लूकोज विलयन को, ठीक है, कि ग्लूकोज विलयन में जलता है कि नहीं। ग्लूकोज विलयन हम लोग ले लिए हैं। अब स्विच को ऑन करते हैं। आप देखोगे इस स्थिति में भी बल्ब नहीं जलता है। अब हम लोग लेंगे HCl विलयन को। HCl विलयन को ले लिए हैं, स्विच ऑफ है। जब ऑन करेंगे तो देखना आप बल्ब जलता है कि नहीं। आप देखोगे कि बल्ब ज़रूर जलेगा, ठीक है। ऑन करते हैं, आप देखो बल्ब जलने लगा। HCl विलयन में बल्ब जलने लगा। ऐसा क्यों हुआ, चलिए आगे हम लोग जानते हैं। हम देखते हैं अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, लेकिन ग्लूकोज एवं अल्कोहल की स्थिति में बल्ब नहीं जलता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है। जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो अम्ल जैसे HCl को मिलाया जा रहा है तो इसका जो H+ और Cl- जो है आयन के रूप में टूट जाता है। कोई भी अम्ल हो, HCl हो, H2SO4 हो, जितने भी प्रकार का जो अम्ल होता है वो जब जलीय विलयन में जाता है तो वो आयन के रूप में टूट जाता है, ठीक है। जब जल में उसे मिलाया जाता है तो वो आयन के रूप में इस प्रकार टूट जाता है। H+ अलग हो जाता है और उसका जो अगला जैसे H के बाद जो है Cl वो अलग हो जाता है, यानी आयनों में टूट जाता है। तो ये जो H+ आपको दिख रहा है, इसी के कारण ये जो अम्ल का विलयन होता है यह विद्युत का चालन करता है। H+ आयन के कारण ही अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करता है। तो हम लोग देखे थे जो अल्कोहल था और ग्लूकोज था, वो भी उसमें भी H उपस्थित था, लेकिन वो आयन के रूप में विलयन में नहीं टूटता है। आयन के रूप में नहीं टूटने के कारण ही वो विद्युत का चालन नहीं करता है, यानी ग्लूकोज और अल्कोहल की स्थिति में बल्ब नहीं जलता है। लेकिन यहाँ पे HCl जो है, HCl आयन के रूप में टूट जाता है विलयन में, और आयन के रूप में टूट जाने के कारण ही इससे विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है और बल्ब जल जाता है, ठीक है। HCl अम्ल ही नहीं, कोई भी अम्ल हो, सब आयन के रूप में टूट जाता है। और क्षारक में भी ऐसा ही होता है। जैसे Na
OH क्षारक है, तो क्षारक को जब मिलाते हैं तो ये भी आयन के रूप में टूट जाता है। Na+ अलग हो जाता है और OH- अलग हो जाता है। इसे हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड के रूप में ये टूट जाता है। अब जैसे मान लीजिए NaOH को मिलाए विलयन में, तो इसका आयन के रूप में ये भी टूट जाता है। जैसे Na+ अलग हो जाता है, OH अलग हो जाता है, तो इससे भी विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, क्योंकि ये भी आयन के रूप में टूट जाता है। आप देखोगे कि NaCl का विलयन यानी लवण का विलयन भी विद्युत का चालन करता है। उसमें भी Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है, यानी वो भी आयन के रूप में टूट जाता है। तो HCl का विलयन हो या फिर NaOH या फिर KOH, मतलब जितना भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्षारक का विलयन हो, अम्ल का विलयन हो या फिर क्षारक का विलयन हो या फिर लवण का विलयन हो, सब विद्युत का चालन करेगा, ठीक है। जो आयन के रूप में टूट जाएगा वो विद्युत का चालन करेगा। क्षारक भी आयन के रूप में टूट जाता है तो ये भी विद्युत का चालन करता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, ठीक है। तो एक क्रियाकलाप के द्वारा हम पहले समझेंगे। स्वच्छ एवं शुष्क प्रखनली में NaCl का जो है चूर्ण लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये NaCl है, यानी लवण है, साधारण नमक जिसे बोला जाता है। कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। ये जो ड्रॉपर आपको दिख रहा है इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। इसको जब इसमें डालेंगे तो अभिक्रिया होगा। अपने प्रेक्षण क्या है, क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है। जब इसको हम डालेंगे, ठीक है, H2SO4 जिसे बोला जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, जब इसको इसमें डालेंगे NaCl में तो इससे एक गैस निकलेगा, ठीक है। उस गैस का प्रेक्षण हम इस लिटमस पत्र से करेंगे। ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है नीला रंग का, ये लिटमस पत्र है, भीगा हुआ, पानी में भीगा हुआ लिटमस पत्र है, ठीक है। जब इसको ड्रॉपर से डालेंगे H2SO4 अम्ल को इसमें तो अभिक्रिया होगा, इससे एक गैस निकलेगा। उस गैस का प्रेक्षण हम इस नीले लिटमस पत्र से करेंगे जो कि पानी में भीगा हुआ है, और देखेंगे कि क्या होता है। तो चलिए अभिक्रिया शुरू करते हैं। ड्रॉपर से हम लोग यहाँ पे H2SO4 अम्ल को डालेंगे, उसके बाद अभिक्रिया होगा। आप देखोगे कि अभिक्रिया शुरू हो जाएगा। अब डाल दिया है हमने, आप देखो अभिक्रिया शुरू हो गया है और इससे गैस निकलने लगा है। अब हम लोग नीले लिटमस पत्र को धीरे धीरे करके यहाँ पे लाएंगे गैस के पास और देखेंगे कि इसका क्या होता है, रंग में चेंज होता है या नहीं। आप देखो ध्यान से, देखो इसका रंग चेंज होने लगा है, ये नीला से लाल होने लगा है, ठीक है। ये लाल क्यों हो रहा है इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे जानते हैं कि क्यों ये हुआ लाल। तो जब हम लोग NaCl का जो ठोस रूप में था उसमें H2SO4 मिलाए, अम्ल मिलाए, तो क्या हुआ, Na2SO4 बना। उसके बाद जो गैस के रूप में HCl बना, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना गैस के रूप में, ठीक है। गैस के रूप में ये निकला, HCl अम्ल गैस के रूप में निकला, और वो जो नीला लिटमस पत्र था भीगा हुआ था पानी में, और उसको जब वहाँ पे लाए गैस के पास तो वो लाल हो गया। क्यों लाल हो गया, ये जो अम्ल था गैस के रूप में वो जल से अभिक्रिया किया तो वो जो था नीला लिटमस पत्र वो लाल होने लगा। सूखे लिटमस पत्र को अगर हम वहाँ पे लाते गैस के पास तो HCl अभिक्रिया नहीं करता, यानी भीगे लिटमस पत्र से अभिक्रिया करता है ये HCl। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है। जल की उपस्थिति में HCl में H+ उत्पन्न होता है। अगर जो हम वो जो नीला लिटमस पत्र था उसे नहीं भिगाते तो H+ आयन उत्पन्न नहीं होता, और H+ आयन उत्पन्न नहीं होता तो वो नीला से लाल नहीं बनता। यानी जितना भी अम्ल होता है वो जल में मिलकर H+ आयन उत्पन्न करता है। जल की उपस्थिति में HCl में
हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। H+ आयन को हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, ठीक है। H+ आयन उत्पन्न करते हैं और जल की अनुपस्थिति में, यानी जल अगर जो नहीं रहेगा तो अम्ल H+ आयन उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये जल के संपर्क में आता है, आपने देखा था जब वो नीला लिटमस पत्र था तो वो भीगा हुआ था जल में, और जो गैस था HCl निकल रहा था, ये जो HCl वो जल से अभिक्रिया किया तो वो जो नीला लिटमस पत्र था वो लाल हो गया। क्यों लाल हो गया? क्योंकि H+ आयन उसमें बनने लगा, यानी देने लगा H+ आयन, जिससे वो नीला लिटमस पत्र लाल हो गया। तो हम कह सकते हैं जल की उपस्थिति में HCl में H+ आयन उत्पन्न होते हैं। कुछ इस प्रकार से जब HCl H2O से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? H3O प्लस Cl- आयन बनता है। ये जो H3O प्लस आपको दिख रहा है, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। इसे ही हाइड्रोनियम आयन को H+ भी कह सकते हैं या फिर H3O+ भी लिख सकते हैं। इसे हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाना चाहिए। हाइड्रोजन आयन जो होता है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, इसीलिए ये जो है H3O+ के रूप में रहता है या फिर H+ के रूप में रहता है, ठीक है। इसलिए हम इसे या तो H3O+ के रूप में दर्शाते हैं या फिर H+ के रूप में दर्शाते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है? अब हम लोग जानेंगे क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। पीछे भी हम लोगों ने देखा था कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। अगर जो क्षारक को हम लोग जल में घोलते हैं तो वो आयन के रूप में टूट जाता है, ठीक है। अम्ल को भी हम लोग जल में घोलते हैं तो वो भी आयन के रूप में टूट जाता है। तो क्षारक NaOH को जब जल में घोले तो क्या हुआ? Na+ के रूप में टूट जाता है, उसके बाद OH के रूप में टूट जाता है। जितना भी क्षारक होगा, जैसे NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी प्रकार के क्षारक हैं, उसको जब जल में घोलेंगे तो वो आयन के रूप में टूट जाता है, ठीक है। और जितना भी मतलब क्षारक होता है सब OH आयन देता है, OH आयन देता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब आगे हम लोग देखते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं, ठीक है। जितना भी क्षारक है जो भी जल में घुलता है उसे क्षार कहते हैं। जो जल में नहीं घुलता है उसे क्षार नहीं कहते। जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। पीछे हम लोगों ने देखा था कि अम्ल प्लस क्षारक क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम लोग देखा था कि जब अम्ल और क्षारक मिलता है तो लवण और जल बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हम इस प्रकार से देखेंगे कि आपको एकदम आसानी हो जाएगा कोई भी अभिक्रिया को लिखने में। ये जो आपको दिख रहा है H, ये अम्ल का है H, यानी हर अम्ल में H होता है। और ये जो X दिख रहा है, खाली अम्ल में H नहीं होता है, H के साथ कुछ भी होता है, जैसे HCl हो गया तो H के बाद जो होता है Cl होता है। ये जो M दिख रहा है, M के जगह पे कुछ भी हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, और क्षारक है तो इसलिए उसमें OH रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करेगा तो ये जो M है और X है, M और X जो है, जैसे X के जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे पहले हाइड्रोजन रहेगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, ठीक है। अम्ल में मतलब हाइड्रोजन रहता है, उसके बाद कुछ भी रह सकता है, जैसे इस प्रकार से आप समझो। जैसे यहाँ पे HCl एक अम्ल है तो H तो पहले से यहाँ पे ये वाला H है, और बदलेगा कौन? X बदलता है, तो X के जगह पे Cl भी हो सकता है, उसके बाद फिर SO4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अम्ल हो गया। और यहाँ पे जो क्षारक है, क्षारक में OH नहीं बदलेगा, OH हमेशा रहेगा, ठीक है। और ये जो M है, M के जगह पर जैसे Na आ सकता है यानी सोडियम, यहाँ पे M के जगह पे K आ सकता है यानी पोटेशियम, Ca आ सकता है, ठीक है। यानी ये जो है M बदल सकता है और X बदल सकता है, ठीक है। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करता है तो M और X एक जगह हो जाता है। जैसे यहाँ पे M
और X यानी Na और Cl, देखो एक जगह हो गया ना, तीर के ये साइड एक जगह हो जाता है। और उसके बाद जो ये इधर वाला H और इधर वाला OH जो है, ये दोनों मिल के H2O बना लेता है, यानी 2 हाइड्रोजन है तो 2 H2 हो गया, और O जो है O ऐसे हो जाता है। कुछ इस प्रकार से उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, या फिर अम्ल क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार से कुछ समीकरण बनता है। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं। अम्ल में H रहेगा, ठीक है, कोई भी अम्ल हो सब में H रहेगा, हाइड्रोजन। उसके बाद ये जो X है, X के जगह पे कुछ भी आ सकता है, जैसे Cl आया, SO4 आ सकता है, और भी आ सकता है कुछ भी। और यहाँ पे जो क्षारक है, तो क्षारक में OH हमेशा रहता है। ठीक है, M के जगह पे कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे सोडियम आ गया है, यहाँ पे पोटेशियम भी आ सकता है, कैल्शियम भी आ सकता है। ठीक है, जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करेगा तो ये जो M है, यानी इधर वाला जो है क्षारक के साथ, वो पहले लिखाएगा, उसके बाद X जो है X इधर लिखा जाएगा। उसके बाद जो है ये दो OH है और इधर H है, तो H 2H हो जाएगा तो H2 हो जाएगा, और O है तो O हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप नीचे भी देख के समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जल में अम्ल या क्षारक के घोलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। कोई भी अम्ल हो या क्षारक हो, जब हम लोग जल में घोलते हैं तो बहुत ही ऊष्माक्षेपी होता है, यानी वो जो बर्तन को गर्म कर देता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जब भी हमें अम्ल और क्षारक का विलयन बनाना होता है तो अम्ल में हम लोग पानी नहीं मिलाते हैं, बल्कि पानी पहले लेते हैं, उसके अंदर धीरे धीरे करके अम्ल मिलाते हैं और क्षारक भी मिलाते हैं। अगर जो क्षारक मिलाने का रहेगा तो क्षारीय विलयन बनाना है तो क्षारक मिलाते हैं धीरे धीरे करके। उसके बाद वो बीकर को या फिर वो बर्तन को धीरे धीरे हिलाते जाते हैं और धीरे धीरे मिलाते जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर जो अम्ल का विलयन हमें बनाना है तो पहले पानी का बर्तन ले लेंगे, उसमें पानी ले लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें हम लोग अम्ल मिलाते जाएंगे और बर्तन को हिलाते जाएंगे। उसी प्रकार से क्षारक का विलयन भी बनाते हैं। ठीक है, जल में अम्ल या क्षारक मिलने पर उसके आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, जिसे तनुकरण कहते हैं। ये एग्जाम में आता है तनुकरण के बारे में। ठीक है, तो ये जो मेन पॉइंट आपको लगेगा वो आप अपने कॉपी पर लिखते जाना, मेरे वीडियो को रोक रोक के। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वीडियो मतलब ये जो है चैप्टर समाप्त होगा जिस वीडियो में, उसके अगले ही वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे।